नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बार फिर से जो सेल आई कंपेयर थी पोइम है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख पाते हैं तो ही आप इस वीडियो में बने रहें। सबसे ज़्यादा असफल होने का कारण यही रहता है कि हम कोई भी वीडियो जो है, चाहे किसी का भी हो, उसको स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट देखते हैं, उसके बाद अपना अटेंशन स्पेन इतना कम हो चुका है कि हम उसको छोड़कर चले जाते हैं। आप जब ये 10 से 15 मिनट का वीडियो देखेंगे मेरा ये विश्वास है कि आप कुछ ना कुछ इस पोइम के बारे में अच्छा ही सीख कर जाएंगे। इसलिए वीडियो के ऊपर बने रहें और कोई कमी लगे तो वो हमें ज़रूर बताएं, हम इसमें सुधार करेंगे। अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने कल बात कर ली थी, पोइम का जो टाइटल है वो सेल आई कंपेयर थी था। सोनेट नंबर 18 था, जो एक फेयर यूथ को एड्रेस की गई थी। और हमने क्या किया था भी, उसकी जो सामान्य बातें होती है, जो उसका ट्रांसलेशन है, उसका इंटरप्रिटेशन है और उसका डीप मीनिंग है, सब चीज़ें कल देख ली थी। आज हम इसकी थीम है, टोन है, सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे और विस्तृत रूप से चर्चा हम करेंगे। तो इसकी जो पोइम है वो पब्लिकेशन जो ईयर है इसका हमें याद रखना था, 1609 में ये पब्लिश हुई थी। थॉमस थोरोप ने इसे लंदन में पब्लिश किया था। ये जो है वो 154 सोनेट लिखी गई थी, उसमें से फेयर यूथ सीक्वेंस का एक पार्ट है जो कि 126 पोइम्स थी, 1 से लेकर 126 तक। थोड़ा जुकाम के कारण मेरी आवाज़ जो है हो सकता है आपको थोड़ी अलग लगे, लेकिन फिर भी हमें क्या है, समझने की दृष्टि से देखना है और अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा इस पोइम के अंदर क्या है। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है वो देख लेते हैं। ये जो पोइम है वो एलिजाबेथन एज में कह सकते हैं, रेनेसां जो पीरियड था उसमें कह सकते हैं ये लिखी गई थी। और जो एलिजाबेथ एज है वो गोल्डन एरा ऑफ इंग्लिश कहा जाता है। और उसी के समय पोइट्री जो है वो बहुत ज़्यादा फली फूली, ड्रामा जो है वो फला फूला, और ह्यूमन का जो नेचर है, ह्यूमन के जो विचार हैं उनके ऊपर इसमें बहुत ज़्यादा लिखा गया। सोनेट की जो फॉर्म है शेक्सपियरियन सोनेट, वो भी इसमें फली फूली थी, यानी कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर देखने को अपने को मिलती है। अब इन पोइम्स में हमें क्या मिलता है, किस तरीके का आइडिया मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्यूटी के ऊपर चर्चा की गई, आर्ट के ऊपर चर्चा की गई, टाइम के ऊपर चर्चा की गई और इमोर्टिलिटी के ऊपर बात की गई, यानी नश्वरता, जो अपने अमरता कह सकते हैं, उसके ऊपर ये बात करता है। ये जो पोइम है वो फेयर यूथ सीक्वेंस का एक पार्ट है और ये एक सोनेट है, अपने को पता है। जो यंग मैन जिसको यहाँ पर एड्रेस किया गया है वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी को शो करता है, वर्च्यू को, उसके गुणों को शो करता है, सेलिब्रेटिंग हिज फिजिकल और स्पिरिचुअल क्वालिटीज। यानी जो फेयर यूथ था, जो फेयर यंग मैन भी कह सकते हैं, फेयर यूथ कह सकते हैं, फेयर बिलोव्ड कह सकते हैं, तो उसके बारे में, उसकी ब्यूटी, उसकी वर्च्यू, उसकी स्पिरिचुअल क्वालिटीज, उसकी फिजिकल क्वालिटीज जो है उसके ऊपर इस पोएम में हमें बताया गया। तो ये जो है इसका एक तरीके से बैकग्राउंड हो जाता है। अब क्या है, इस पोइम के ज़रिए वो क्या करता है, उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो वर्च्यू है, गुण है, उनको क्या कर देता है, हमेशा के लिए प्रिजर्व रखना चाहता है, यानी सुरक्षित रखना चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता है। अब इसकी टोन और मूड के ऊपर हम बात करेंगे। इसकी जो टोन है वो एक तरीके से एडमायरिंग टोन है, रिफ्लेक्टिव टोन है और एफेक्शनेट टोन इसको कह सकते हैं। एफेक्शन, स्नेह को प्रदर्शित करने वाली भी एक तरीके से कह सकते हैं। और अंत में जाते जाते इसकी जो टोन है वो कॉन्फिडेंट को इंक्रीज कर देती है। ये जो टोन है वो डेवलप होती है जेंटल कॉन्टेम्पलेशन से एश्योर्ड इमोर्टलिटी ऑफ द बिलव्ड थ्रू वर्स। शुरू में तो क्या होता है, एक तरीके का यहाँ पर पश्चाताप या फिर थोड़ी कम चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि तुलना की गई थी उससे यूथ की और जो समर डे हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये वर्ष जो है उस बिलोव्ड को अमर कर देती है। मूड की बात करें तो इसके अंदर रोमांटिक मूड है, यानी कि जो रोमांटिक एरा का जो मूड था वो शेरेन है। अल्टीमेटली ट्रिम्फेट है, यानी कि अंत में विजय होने वाला मूड यहाँ पे दिखाया गया है। ये मुख्य मुख्य बातें हैं। अब एक बात और आपको याद रखनी है, इसकी मुख्य बात अपने से पूछा जा सकता है भी पोइम जो है वो स्टार्ट से एंड तक कैसी होती है। तो शुरू में इसका कंपैरिजन स्टार्ट होता है और लास्ट में जाकर सेलिब्रेशन, यानी कि एक विजय वाली फीलिंग आती है। अभी इसकी जो थीम्स है मुख्य रूप से उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आसान भाषा में, हिंदी भाषा में समझा रहा हूँ। इंग्लिश में आपको ये पीडीएफ, हमारी जो बुक की पीडीएफ है वो आपको वैसे तो ई नोट्स भी हमारे उपलब्ध हैं द टेस्ट हब ऐप के ऊपर। और अगर आप इस बुक की हार्ड कॉपी चाहते हैं तो आप
मैं आपको अंत में नंबर दे दूँगा, उस नंबर पे कांटेक्ट कर आप अपनी इसकी हार्ड कॉपी भी मंगवा सकते हैं। लेकिन हम क्या है, इसकी पूरी की पूरी जो पोइम्स है उनकी हिंदी व्याख्या और पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो हम यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखेंगे। थीम की बात करें, फुल डिटेल्ड हमने थीम बताई है, लेकिन मैं आपको मुख्य मुख्य तौर पर बता देता हूँ। इमॉर्टलिटी जो है थ्रू आर्ट और पोइट्री, यानी पोइट्री के जरिए नश्वरता अमरता प्रदान कर देना उस फेयर यूथ को, उस फेयर यूथ की ब्यूटी को हमें क्या करना है, आने वाली पीढ़ियों तक अमर बना देना है। ये मुख्य रूप से इसकी मेन थीम यही है, ये आपको लाइन याद रखनी है। दूसरी है ट्रांजिशनेस ऑफ नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ जो है वो बदलती रहेगी, उसके परिवर्तन को बताया गया है कि कोई चीज़ अच्छी है तो वो अंत में बुरी होगी। जैसे समर डे है वो बदलता रहता है, समर कभी तेज़ होता है, समर कभी धीमा होता है, कभी सूर्य की रोशनी तेज़ होती है, कभी सूर्य की रोशनी धीमी होती है। जो सुंदर चीज़ है वो अपनी सुंदरता खो देती है, इस तरीके की बात की गई है। तो बदलाव की बात इसमें हमें देखने को मिलती है। फिर इस पोएम के जरिए क्या है, इटर्नल ब्यूटी बियॉन्ड टाइम, टाइम से भी परे हमें जो ब्यूटी है उसके बारे में हमें ये बताता है। जैसे अनलाइक समर विच पासेज द बिलोव्ड ब्यूटी रिमाइंस कंस्टेंट इटर्नलाइज्ड बाय द पोइट्स वर्ड। यानी जी जो समर है, समर के तरह नहीं, समर की तरह बिल्कुल नहीं है। समर की तो क्या है, थोड़ी समय की है, क्षणभंगुर है, वो तो समर चला जाएगा, गर्मी के दिन जो है वो चले जाएंगे। लेकिन इस पोएम के जरिए अपने बिलोव्ड की ब्यूटी को पोइट जो है वो वर्ड के जरिए क्या कर देता है, अमर कर देता है। फिर इस पोएम में क्रिएटिविटी दिखाई गई है, वो भी अपने को पावर ऑफ क्रिएटिविटी, यानी रचना जो संरचना जो क्रिएटिव चीज़ होती है, क्रिएटिविटी की बात करें तो उसके जरिए भी अपने को इसके अंदर एक थीम देखने को मिलती है इस पोएम के जरिए, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी। द पोइट एसेट्स द सुपीरियरिटी ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन एंड आर्ट अवर द नेचुरल वर्ड। पोइट ने जो ह्यूमन की इमेजिनेशन है और आर्ट है वो नेचुरल वर्ल्ड से ऊपर शो कर दी है। यानी जो प्रकृति की जो चीज़ें दिखाई गई है वो तो क्या है, धीरे धीरे नष्ट होने वाली है, लेकिन जो कवि है वो अपनी कल्पना के जरिए क्या कर रहा है, चीज़ों को अमर बना रहा है। इसके अंदर आइडियलाइज्ड लव दिखाया गया है। कैसे, द पोएम एक्सप्रेसेस प्योर एडमायरेशन, नॉट सेंसुअल और फिजिकल बट इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल अफेक्शन। इसके अंदर क्या है, सेंसुअल ईर की बात, सेंसुअल लव की बात नहीं की गई है, बौद्धिक प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम की बात की गई है, आध्यात्मिक स्नेह की बात की गई है। बिलोव्ड ब्यूटी इज परफेक्ट अनटच्ड बाय टाइम बिकॉज इट एग्जिस्ट इन पोएटिक फॉर्म। बिलोव्ड की जो ब्यूटी है वो तो क्या हो गई है, सुरक्षित हो गई है हमेशा के लिए, किसके, पोएटिक फॉर्म में। अब हम इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। यह जो पोइम है उसके अंदर 14 लाइन है जो 3 क्वार्टन्स में बंटी हुई है और एक राइमिंग कपलेट लास्ट में अपने को देखने को मिलता है। इसकी जो राइम है वो ए बी सी डी ई एफ और जी है। मीटर जो है इसका आइम्बिक पेंटामीटर है जिसके अंदर 5 फीट पर लाइन होते हैं, 10 आइम्स और 5 फीट होते हैं, आपको याद रखना है, जो कि अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलाइबल में ये अपने को देखने को मिलते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर में हम इसके जो क्वार्टन्स है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है वो भी बात कर लेते हैं। आप ध्यान से देखिए, पहला जो फर्स्ट क्वार्टन है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, उसके अंदर हमें कंपैरिजन देखने को मिलता है। कंपेयर्ड किया गया किसको, समर के डे को और बिलोव्ड की ब्यूटी को। फिर जो समर है उसको तो थोड़ा कमतर आंका गया था, जबकि जो लवर है, जो बिलव्ड है, उसकी मोर लवली और मोर टेम्परेट उसे बताया गया था। दूसरे क्वार्टर के हम अंदर हम देखते हैं कि जो समर है उसको इम्परफेक्शन बताया गया, यानी वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि कभी वो डल हो जाता है, कभी वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, कभी डिम हो जाता है, और उसको हमें बताया गया था। थर्ड क्वार्टर में क्या है, बिलोव्ड की इटर्नल ब्यूटी को बताया गया है, जो आंतरिक प्रेम कह सकते हैं, जो नश्वर या जो खत्म कभी न खत्म होने वाले जो उसका ब्यूटी है उसको हमें बताया गया है। टाइम और डेथ से प्रे बताया गया है उसको, जो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि इसने क्या किया, पोइम के अंदर उसको संरक्षित कर लिया। अंतिम जो 2 लाइनें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर हमें जो वास्तव में अंतिम 2 पंक्तियां हैं वो हमें बताती है कि कवि इस पोइम में कहना क्या चाहता है, कि जब तक व्यक्ति सांस लेते रहेंगे, जब तक लोगों की आंखें देखेगी, जब तक इस धरती पर लोग रहेंगे, तब तक तुम बनी रहोगी। इस पोइम के जरिए ये बात हमें अंत में देखने को मिली थी। अब हम जो इसकी लैंग्वेज है और डिक्शन है उसकी बात कर लेते हैं। द डिक्शन इज एलिवेटेड बट सिंपल, ब्लेसिंग लिरिकल ब्यूटी विद ए क्लैरिटी। याद रखना ये एक तो सोनेट है, क्या है, सोनेट है।
दूसरा आपको याद रखना है, ये लिरिक भी है। क्या है? लिरिक है। ठीक है, दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। द यूज ऑफ नेचुरल इमेजिनरी एंड क्लासिकल मेटाफर रिफ्लेक्ट रेनेसां पोएटिक एलिगेंस। और जो यहाँ पे नेचुरल इमेजिनरी की यूज की गई है, जो क्लासिकल मेटाफर यूज किए गए हैं, वो क्या है? रेनेसां के समय की चीज़ें जो है उसको प्रदर्शित करते हैं। पोइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ, पोइट का पॉइंट ऑफ व्यू सीधा सा है कि जो चीज़ें नश्वर होने वाली है वो तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं अपने बिलव्ड को अपनी इस पोएम के जरिए अमर बना दूंगा। यही उनका मुख्य उद्देश्य है। क्रिएटिव माइंड का यूज करते हुए उन्होंने जो ब्यूटी है, जो उनका लव है, उसको क्या कर दिया है? टाइम और डेथ से परे अमर कर दिया है। इस पोएम को हम थोड़ा क्रिटिकल ओवरव्यू देख लेते हैं कि भाई वास्तव में इसकी आलोचनात्मक जो टिप्पणी है वो भी आपने देख लेनी चाहिए। शेल आई कंपेयर थी टू ए समर्स डे इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सोनेट इन वर्ल्ड लिटरेचर एंड ऑफन रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ शेक्सपियर पोएटिक मास्टरी। इसको पोएटिक मास्टरी के रूप में बहुत बड़ी पोएम माना जाता है। क्रिटिकली द पोएम स्टैंड आउट ऑफ इट्स फ्यूजन ऑफ सिंपलिसिटी एंड डेप्थ। ये क्या है? सामने भी दिखाई गई है लेकिन बहुत ज़्यादा गहराई भी है। इस पोएम के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई, अगर आप इसकी गहराई पकड़ने लगे ना तो आपको सालों लग जाएंगे इस पोएम को। लेकिन हमारे आरपीएससी की दृष्टि से देखें तो अपने ओरिजिनल लाइन को याद रखते हुए और जो इसकी थीम्स है, जो इसकी टोन है, उसको हमें याद रखना है। शुरू में इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया था और बाद में जो फाइनल कपलेट है उसके अंदर जो आर्ट की सुप्रीमेसी है वो हमें दिखाई गई थी। तो ये हमारी जो पोइम है वो क्या है? पूरी हो चुकी है हमारी किताब में। आपको अब आप देखेंगे कि मैंने जो आपको ऊपर चीज़ बताई उस सारी की सारी समरी यहाँ पे मैंने आपको दे दी। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस पोएम को आप 1 से 2 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, या 5 मिनट तो अधिकतम मानता हूँ मैं। जब आप समरी पॉइंट को पढ़ेंगे और इसकी जो हिंदी ट्रांसलेशन है और इसकी जो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है वो आप पढ़ लेंगे तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी पूरी की पूरी जो पोएम है, लगभग अपने 22 पोएम है, और 22 की 22 पोएम में आपका हिंदी ट्रांसलेशन मैंने साथ में दिया है सामान्य व्यक्ति को देखते हुए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को तो इंग्लिश टू इंग्लिश समझ लेते हैं, लेकिन जो हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को अपने विषय के रूप में चुना, जैसे मैं खुद था, तो मैंने भी हिंदी को बड़ी प्राथमिकता दी और हिंदी के जरिए ही मैं हिंदी पढ़ के ही क्या है 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड में प्रोविजनल हो चुका है, आपको पता है, बार बार बताने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। तो हिंदी के जरिए भी आप बहुत अच्छे तरीके से पोइम को एनालिसिस कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। आप एक बार इसका भाव समझिए तो आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आप अगर हमारी ये बुक अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 98 288 92 097। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे। आप एक मैसेज कर दीजिए कि मुझे ये बुक चाहिए और जिस दिन आपकी बुक डिस्पैच होगी उस दिन आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। तो आप इस पोएम को कैसे समझे, कोई हमारे लिए जो अगर कमी है तो वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसका इंतज़ार करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।